जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल.एम. शर्मा फिर से आप सभी का टॉपर्स नगरी में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग ऋग्वेदिक काल को पढ़ेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से माइंड मैप के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आर्यों का आगमन और विस्तार क्या था, आर्यों के आगमन पर विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं, मैक्स मूलर का क्या सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत क्या हैं, आर्यों का मूल निवास कहाँ था, और ऋग्वेदिक नदियों और भौगोलिक अवधारणाएं, ऋग्वेदिक काल के जनजातीय संघर्ष क्या थे, ऋग्वेदिक काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन, इन सारे पहलू को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे माइंड मैप के माध्यम से। आप वीडियो के अंत तक आप खुद महसूस करेंगे कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपके क्लियर हो गए हैं। वीडियो देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कोई भी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। बस आपको अंत तक हम पर ट्रस्ट करके वीडियो को देखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको यह ट्रस्ट हो सके। यदि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड करने वाला हूँ, तो मैं इसमें कैपेबल हूँ या नहीं। मेरा नाम एल.एम. शर्मा है। वर्तमान में मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के साथ साथ एसएससी के भी एग्जाम को हमने क्लियर किया है। हमने झारखंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2017 में क्लियर किया है। साथ ही साथ हमने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम जेपीएससी मेंस हमने 2 बार लिखा है। इसका रिजल्ट अभी भी वेटिंग में है। तो आपको यह ट्रस्ट हो चुका होगा कि मैं खुद मेहनत करके आपको पढ़ाने वाला हूं। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और आपको गाइड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वेदिक काल का समय क्या था। तो ऋग्वेदिक काल का जो समय माना जाता है वह 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व कहते हैं ईसा मसीह के जन्म के समय से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहते हैं। तो ऋग्वेदिक काल का समय अधिक आपसे कोई पूछे तो क्या आप बताएंगे कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। और यहीं से शुरू होता है आर्यों का विस्तार। यहीं पे आर्य का आगमन होता है। आर्य हमारे भारत देश में प्रवेश करते हैं और उनका विस्तार धीरे धीरे होता है। आर्यों के आगमन पर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है, जैसे एक मत नहीं है, उनका एक मत नहीं है, इनके मत के बारे में विवाद है। और सर्वमान्य जो सिद्धांत है वह है मैक्स मूलर का सिद्धांत। मैक्स मूलर ने ही सबसे पहले बताया था कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत में आए थे, इसलिए यह सिद्धांत सर्वमान्य है। मैक्स मूलर का सिद्धांत क्या कहता है? इनके अनुसार आर्य का मूल स्थान मध्य एशिया था। ठीक है, और इसका समर्थन जीव विज्ञानियों के द्वारा भी किया गया है। क्यों? जीव विज्ञानियों ने रिसर्च के माध्यम से बताया कि मध्य एशिया के 40% लोगों में जो है M17 नामक जीन पाया जाता है। M17 आनुवांशिक जीन का एक प्रकार है, ध्यान रखेंगे। M17 आनुवांशिक जीन का एक प्रकार है। और जब जीव विज्ञानियों ने रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि मध्य एशिया के 40% लोगों में M17 नामक जीन पाया जाता है। और जब रिसर्च को और आगे किया गया तो उन्होंने पाया कि दिल्ली के लगभग 35% लोगों में और हिंदी भाषियों में अर्थात नॉर्थ इंडियंस लोगों में M17 नामक जीन पाए जाते हैं। दिल्ली के 35% लोगों में और हिंदी भाषी अर्थात नॉर्थ इंडियंस जितने भी हिंदी बोलने वाले लोग हैं सभी में M17 नामक जीन पाया जाता है। और सेम जीन कहाँ पाया जाता है? मध्य एशिया में 40% लोगों में यही जीन पाया जाता है। इसके आधार पर जीव विज्ञानियों ने भी साइंटिफिक तरीके से यह प्रूफ कर दिया कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, यही निष्कर्ष के रूप में देखा जाता है। अन्य सिद्धांत हैं लेकिन विवादित हैं। अन्य सिद्धांत क्या है? तो आर्यों के मूल निवासी भारतीय उत्पत्ति को मानते हैं कि भारतीय उत्पत्ति के अनुसार आर्य भारत के मूल निवासी थे। देखिए ऐसा नहीं है, ये भारत के मूल निवासी नहीं थे। वह साइंटिफिक तरीके से भी प्रूफ हो चुका है, ये मध्य एशिया से आए थे। कोई
इसे यूरोपीय उत्पत्ति के रूप में भी देखता है कि आर्य जो है यूरोप से आए थे, यूरोप अर्थात जर्मनी और रूस से भारत आए हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। आर्यों के मूल निवास के बारे में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, जैसे कि मैक्स मूलर और रीड मानते हैं कि यह मध्य एशिया से आए हुए हैं, जबकि संपूर्णानंद जो है मानते हैं कि यह सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात पंजाब और सिंधु क्षेत्र, सिंधु नदी और उनके जो 5 सहायक नदियां हैं, साथ ही साथ सरस्वती नदी जो पहले बहती थी उसके आसपास के क्षेत्र में इनका निवास था, ये संपूर्णानंद मानते हैं। जबकि पेंका हट मानते हैं कि ये जर्मनी से आए थे। पेंका और हट जो हैं ये क्या मानते हैं कि ये जर्मनी से आए थे, जबकि दयानंद सरस्वती मानते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। खासकर से मैक्स मूलर के बारे में पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो ये मध्य एशिया से आए थे, और दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तिब्बत से आए थे। जबकि पेंका और हट मानते हैं कि ये जर्मनी से आए थे, और संपूर्णानंद मानते हैं कि यह सब सिंधु प्रदेश जो पंजाब सिंधु का जो क्षेत्र है वहाँ से आए हुए हैं और वहीं से पूरे भारत में फैले हुए हैं, ठीक है। जबकि बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक में आर्कटिक होम इन द वेदास में मानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं गंगानाथ झा मानते हैं कि ये ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं, ठीक है। यह ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं, अर्थात जहाँ पे ब्रह्म ऋषियों का वास था वहीं से ये धीरे धीरे फैले हुए हैं। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह है मैक्स मूलर का कि मध्य एशिया से आए थे। वह क्यों है? क्योंकि मध्य एशिया में M17 जीन पाया जाता है और सेम जीन दिल्ली के 35% लोगों में सेम जीन पाया जाता है, ठीक है, और नॉर्थ इंडियंस लोगों में भी सेम जीन पाया जाता है। तो इसके आधार पर साइंटिफिक तरीके से भी यह प्रूफ हो जाता है कि जो आर्य हैं मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। तो आर्य के उत्पत्ति के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर हो गया होगा कि अलग अलग विद्वानों का क्या मत है और सर्वमान्य मत क्या है। अब हम इनके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे, आर्यों का विस्तार कहाँ था। तो सबसे पहले आर्यों का विस्तार जो है जानने से पहले उस समय ऋग्वेदिक काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में अलग अलग नदियों का क्या नाम था उसको जानना जरूरी है। तो उस समय अलग अलग नदियों का अलग अलग नाम था, प्राचीन नाम कुछ और थे, वर्तमान नाम उसका कुछ और हो गया है। उस समय कुभा का वर्तमान नाम काबुल था, जबकि क्रुमु का कुर्रम था, गोमती का गोमल था और स्वात का स्वास्थ्य था। ये प्राचीन नाम थे, वर्तमान नाम। इसमें से इंपॉर्टेंट जो है ये बार बार पूछा जाता है, कुभा, कुभा का वर्तमान नाम काबुल है। नेक्स्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में, ये भारत से रिलेटेड जो नदियां हैं वहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सिंधु का प्राचीन नाम और वर्तमान नाम सेम ही है, जबकि चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी था और सतलज नदी का प्राचीन नाम सतुद्री था, ब्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था, झेलम का वितस्ता था और घग्गर का सरस्वती था और रावी का पुरुषनी नदी था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार रिपीट होता है। अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे वर्तमान नाम और प्राचीन नाम से क्वेश्चन बनता है। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। खास करके आपको रावी का जो पुरुषनी था और सरस्वती का वर्तमान नाम घग्गर है, और यहाँ पे आपको चिनाब का जो अस्कनी है ये बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। आप खुद देखेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रमुख नदियां के बारे में। तो आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सिंधु नदी थी और इसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है ऋग्वेदिक काल में और इसलिए इसे हिरण्यानी भी कहा जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी का प्राचीन नाम सिंधु के साथ साथ हिरण्यानी नदी के भी नाम से जाना जाता है और इसका सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी को सर्वश्रेष्ठ नदी कहा जाता था। तो यहाँ पे जनरली स्टूडेंट में कंफ्यूजन होता है सिंधु और सरस्वती में कौन सा इंपॉर्टेंट था आर्यों के लिए। तो आर्यों के लिए दोनों इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यदि सर्वाधिक उल्लेख के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंधु नदी है, जबकि पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सा है तो सरस्वती नदी है। और सरस्वती नदी को नदीतमा का भी कहा जाता था।
नदीतमा का मतलब हुआ नदियों में उत्तम। नदियों में उत्तम सरस्वती नदी को कहा जाता था और सरस्वती नदी का ही वर्तमान नाम घग्गर नदी है। अवेस्ता की हरक्वेथी में हेमलन नदी अफगानिस्तान से संबंधित है। तो ये सब जो नदियां हैं ये प्रमुख नदियां थी ऋग्वैदिक काल की, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है सप्त सिंधु प्रदेश। यहाँ थोड़ा अच्छे से आपको समझना है, यहाँ से क्वेश्चन खासकर मैप से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश सबसे पहले क्या था उसको समझिए। सप्त सिंधु नाम से ही स्पष्ट है, सप्त सिंधु अर्थात सिंधु नदी और इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, 5 इनकी सहायक नदियां हैं, तो सिंधु प्लस 5 6 हो गया और 7वां है सरस्वती नदी। 7वां जो है सरस्वती नदी है। ये 7 नदियों के मिलाकर सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंधु तथा उनकी 5 सहायक नदियां और 7वां नदी सरस्वती, ये 7 नदी को मिला दिया जाता है, इसे ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। कब? ऋग्वैदिक काल में। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये अस्कनी नदी है, ये वितस्ता है, ये सतुद्री है, ये पुरुषनी है, यहाँ पे गंगा यमुना है, ये सरस्वती नदी है और इधर कुभा नदी है। ये सारे प्रदेश में ही आर्य आके सबसे पहले बसे थे, इसलिए इसे सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिसमें से सिंधु और उनकी 5 सहायक नदियां और 7वां नदी सरस्वती है। इसको मिला दिया जाए तो यहीं पे आर्यों का प्रथम बसावट का क्षेत्र माना जाता है। तो आर्य सबसे पहले कहाँ आके बसे थे, यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हो गया आपका। तो सीधा एक लाइन में बोला जाए तो सप्त सिंधु प्रदेश में आके वो सबसे पहले आके बसे थे। इसके बाद जो अन्य नदियों के बारे में जिक्र मिलता है ऋग्वैदिक काल में, वह है गंडक नदी, जिसे सदा नीरा कहा जाता था। नर्मदा नदी का भी जिक्र मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। नर्मदा का जिक्र है शतपथ ब्राह्मण में, जिसे रेवेतरा के नाम से जाना जाता है। तो ये प्राचीन नाम कभी कभी पूछ देता है, खासकर गंडक के बारे में बहुत बार पूछा है कि गंडक नदी का पुराना नाम क्या था, तो सदा नीरा था, जबकि नर्मदा नदी का पुराना नाम रेवेतरा है। नदियों के बारे हमने देख लिया। अब प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पे वो लोग निवास कर रहे थे नदी के आधार पर, तो हम देख लिए कि सप्त सिंधु प्रदेश में था। यदि सिर्फ जगह के स्थान के आधार पर पूछा जाए तो हिमालय और विंध्याचल के बीच में ये लोग रहते थे। इधर आपका हिमालय नदी हो गया और ये आपका विंध्याचल हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश होते हुए। तो ये वाले जो एरिया था, यहाँ पे आर्यों का निवास स्थान था। और ब्रह्मर्षि देश कौन सा हुआ? गंगा यमुना का दोआब इधर वाले क्षेत्र में थोड़ा बढ़ जाते हैं, तो ये ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाना जाता है। अर्थात गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में स्थान के आधार पर इनका निवास था। नदी के आधार पर सप्त सिंधु प्रदेश में, जबकि स्थान के आधार पर हिमालय और विंध्याचल के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे इनका निवास स्थान था। यहाँ पे एक फैक्ट पूछा जाता है कि उस समय समुद्र का जिक्र होता है। आप जब ऋग्वैदिक काल के जो पुस्तकें हैं उसको देखेंगे तो उसमें समुद्र का जिक्र होता है। तो समुद्र अभी वर्तमान समय में हम लोग समझते हैं सागर को, महासागर को, लेकिन उस समय समुद्र का मतलब आधुनिक सागर से नहीं था। अभी जो आप सागर देखते हैं उससे नहीं था। बड़ी जलराशि अर्थात सिंधु नदी है तो वहाँ अथाह जल था, तो उसी सिंधु नदी ही उनके लिए समुद्र था। अर्थात उस समय बड़ी जलराशि को ही समुद्र कहा जाता था, ना कि आधुनिक सागर में। और मरुस्थल का पुराना नाम जो है धनु था। ठीक है, धनु जो शब्द है यह संबंधित है मरुस्थल से, और ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट पीसीएस में कि ऋग्वैदिक काल में मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, तो वो धनु है। अब हम चलते हैं, देखिए हम एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको सुनते सुनते हर वो चीज याद हो जाए। ठीक है, हम चाहेंगे तो वीडियो 10 मिनट 15 मिनट बना के खत्म कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका काम नहीं होगा। आप यदि लेंथ देख के वीडियो को देखेंगे कि 10 मिनट में हमको सब कुछ समझा दिया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बार स्टार्टिंग में मेहनत करना होता है, एक बार समय देना होता है। एक बार आप अच्छे से समय दे देते हैं तो फिर आपको बाद में समय देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप स्टार्टिंग में जल्दबाजी करते हैं सीखने में, तो आपको बार बार वो समय देना पड़ता है। इसलिए आप ईमानदारी पूर्वक एक बार समय दीजिए, फिर आप देखिए कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में जनजातीय संघर्ष हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्यों के प्रमुख विरोधी कौन थे।
उसके बाद युद्ध कौन सा हुआ और उसमें कौन विजय हुए, आर्यों के प्रमुख कबीले कौन कौन से थे, दसराज युद्ध के बारे में पूछा जाता है, और फिर कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्यों के प्रमुख विरोधी कौन थे। आर्य जब भारत आए मध्य एशिया से तो उनके दो शत्रु थे, एक दास और दूसरा दस्यु। दास और दस्यु, अब ये दास और दस्यु कौन थे, तो ये दोनों यहाँ के मूल निवासी ही थे। कहाँ, भारत के दोनों ही मूल निवासी थे, दास भी और दस्यु भी। लेकिन दोनों का नामकरण क्यों अलग हुआ। दास जो था ये उस गुलाम थे, गुलाम बना लिए गए आर्यों के द्वारा, और दस्यु जो थे ये भी मूल निवासी थे, लेकिन ये लुटेरे थे, छीना झपटी करते थे, ये आसानी से हार मानने वाले लोगों में से नहीं थे, ये आर्यों को जमकर टक्कर देते थे। इसलिए आर्यों के लिए दस्यु जो है बड़ा दुश्मन था, जबकि दास उनके लिए छोटा दुश्मन था। किसी भी व्यक्ति का दो दुश्मन होता है ना, एक बड़ा दुश्मन हुआ, एक छोटा मोटा दुश्मन हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर आर्यों के लिए दास जो है छोटा दुश्मन था और दस्यु बड़ा दुश्मन था, और दोनों ही मूल निवासी थे, दोनों अनार्य थे, अर्थात दोनों आर्य नहीं थे, और दोनों ही यहाँ की मूल जनजाति ही थे। दास को वो पराजित कर दिए और दस्यु को पराजित करने में उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी। आर्य जब भारत आए तो दास को पराजित करके इन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया और अपना भक्त अपने अंदर उनको रखना शुरू कर दिया। इसलिए इनके प्रति वो उदार भी थे, लेकिन दस्यु का उनका बार बार उनसे झगड़ा होता था और बहुत सारे दस्युओं का हत्या होता है। राइट, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद युद्ध होता है दिवोदास और संबर के बीच में, जिसमें दिवोदास जो भरतवंशी राजा था ये संबरदास को पराजित कर देता है। कौन, दिवोदास जो है संबरदास को पराजित कर देता है। इसके बाद तरस दस्यु है, दस्युओं का शत्रु पर दासों के प्रति उदार थे। ये हम बताएं ना कि आर्य जो थे वो दस्युओं के लिए शत्रु बन गए थे, लेकिन दासों के प्रति उदार थे। दास जब मिल जाते थे तो उन्हें मारते नहीं थे। क्यों, ये दास जो है आसानी से उनके गुलाम बन जाते थे, उनका भक्त बन जाते थे, उनके अधीन हो जाते थे। जबकि दस्यु जो है लुटेरे थे, छीना झपटी करते थे, वो आसानी से हार नहीं मानते थे, जिसके कारण दस्यु उनका बड़ा शत्रु था। ऋग्वेद में यही कारण है कि दस्यु हत्या का बार बार उल्लेख मिलता है, लेकिन दास हत्या का उल्लेख बहुत कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार क्यों मिलता है, क्योंकि दस्यु लुटेरे थे और उनको वो काफी परेशान करते थे, जिस कारण आर्य उनको बार बार उन पर आक्रमण करते थे और उनकी हत्या करते थे। आर्यों के प्रमुख कबीले जिसे जन के नाम से जाना जाता था, आर्यों के कबीले को जन के नाम से जाना जाता था, और पंचजन जो कि 5 प्रमुख कबीले थे उसी को पंचजन के नाम से जाना जाता था। और इसका शासक के बारे में बात किया जाए तो भरत और त्रिशु इंपॉर्टेंट है, इनका जिक्र मिलता है। इसके बाद आते हैं हम दसराज युद्ध के बारे में। दसराज युद्ध के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दसराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो दसराज युद्ध का ऋग्वेद के 7वें मंडल में इनका उल्लेख मिलता है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। इसके बाद ये दसराज युद्ध का मतलब हुआ कि ये 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, और यहाँ पे अनार्यों के नेता भेद थे, जबकि आर्यों के नेता सुदास थे। ये योद्धाओं के बीच में हुआ था, जिसमें आर्यों का जो है, आर्यों के तरफ से जो नेता हुए वो कौन हुए, सुदास, और अनार्यों के नेता हुए भेद। और इन्हीं दोनों के बीच में ये मुख्य रूप से युद्ध हुआ था, और इसमें अन्य राजा भी शामिल थे। टोटल 10 राजा इसमें शामिल थे। इसमें परिणाम इसका क्या निकला इस युद्ध का, तो इसमें पुरुजन अर्थात महत्वपूर्ण पराजित जनजाति जो थे, इसमें पुरुजन इसमें पराजित हो जाते हैं, और यहीं पर फिर भरत और पुरु दोनों मिल जाते हैं और कुरु वंश की स्थापना करते हैं। दसराज युद्ध के बाद ही कुरु वंश की स्थापना होती है। कौन करते हैं, तो यहाँ पर भरत और पुरु दोनों आपस में मिल जाते हैं और कुरु वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुरु वंश की स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो भरत और पुरु के बीच में, पुरु अर्थात पौरस, दसराज युद्ध में पौरस बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और भरत जो थे ये दोनों मिल जाते हैं और कुरु वंश की स्थापना करते हैं।
यहाँ आपको ध्यान में रखना है, दस्युओं को मूल निवासी माना गया और दासों से ये अलग थे। क्यों अलग थे? क्योंकि ये लुटेरे थे। और दशराज युद्ध ऋग्वेदिक काल के सबसे प्रसिद्ध युद्ध में, प्रसिद्ध संघर्ष में से एक माना जाता है और भरत पुरु एकीकरण से कुरु राज्य का स्थापना होता है। ये यहाँ पे 3 फैक्ट आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ऋग्वेदिक काल में सामाजिक जीवन किस प्रकार से था। तो जो इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी, वर्ण व्यवस्था कैसा था, वस्त्र एवं भोजन किस प्रकार से लोग उसमें पहनते थे, सामाजिक संगठन कैसा था, और अंत में कुछ फैक्ट को देख लेंगे। ठीक है, तो सामाजिक जीवन में हम इसे स्त्रियों की स्थिति, वर्ण व्यवस्था, वस्त्र एवं भोजन और सामाजिक संगठन, ये मुख्य 4 चीजों में बांटकर इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति माना जाता है कि ऋग्वेदिक काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में काफी अच्छी थी। सभा और समितियों में वो भाग लेती थी। सभा और समितियां में स्त्रियां भाग ले सकती थी और पति के साथ यज्ञों में आहुति भी देती थी, अर्थात उनका स्थिति अच्छा था। शिक्षा महत्वपूर्ण, पर्दा एवं सती प्रथा उस समय नहीं था। शिक्षा का अधिकार प्राप्त था उनको, और वे पर्दा प्रथा और सती प्रथा उस समय नहीं था। पर्दा प्रथा अर्थात पर्दे में रहना है, और सती प्रथा का अर्थ हुआ कि यदि पति मर जाए तो उस समय यदि पत्नी को भी जला दिया जाए तो उसे ही सती प्रथा कहा जाता था। तो ये दोनों ही स्थिति उस समय नहीं थी। कब? ऋग्वेदिक काल में अर्थात पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल, बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि उत्तर वैदिक काल, उसमें हम देखेंगे कि महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे काफी ह्रास होता है। नेक्स्ट है वैवाहिक प्रथाएं। तो उसमें नियोग प्रथा था। नियोग प्रथा का मतलब ये पुनर्वास जैसी ही प्रथा होती है। नियोग प्रथा जैसे सपोज दैट किसी का पति मर गया, किसी के हस्बैंड का डेथ हो गया, तो उनके हस्बैंड का मान लीजिए छोटा भाई देवर कुंवारा है, तो उनसे उसकी शादी कर दी जाती थी। उसे ही नियोग प्रथा कहा जाता है। अर्थात यह पुनर्विवाह जैसी ही स्थिति है, और ये गलत नहीं था, सही ही था। इसके अलावा विधवा विवाह भी प्रचलित था। अभी के जैसा नहीं है कि हस्बैंड मर गया तो आजीवन उनको रहना पड़ेगा विधवा बनके, ऐसा स्थिति उस समय नहीं था। विधवा विवाह उसमें प्रचलित था। महिलाएं पति के मर जाने के बाद विवाह कर सकती थी। नेक्स्ट है अमाजु, एक शब्द आता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था। तो आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु के नाम से जाना जाता था। कब? ऋग्वेदिक काल में या फिर पूर्व वैदिक काल में। ध्यान रखना है आपको, अविवाहित, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था उस समय कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी। अभी जो वर्ण व्यवस्था है वो वंश आधारित है, जन्म आधारित है। सपोज दैट किसी ब्राह्मण के यहाँ उनका बेटा पैदा होता है तो वो जन्म से ही ब्राह्मण हो गया, भले वो शराब पीता हो, अनपढ़ हो, व्यभिचारी हो, फिर भी वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। शूद्र के यहाँ सपोज दैट कोई बेटा पैदा होता है या बेटी पैदा होती है, वो चाहे कितना ही विद्वान क्यों ना हो, कितना ही सुयोग्य क्यों ना हो, कितना ही संस्कारवान क्यों ना हो, वो शूद्र ही कहलाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित था। जैसा कर्म रहेगा वैसा उनका वर्ण होगा। सपोज दैट कोई आदमी विद्वान है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, कोई बलशाली है, रक्षा करने योग्य है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, कोई व्यक्ति है जिसका व्यापार में दिमाग ज्यादा चलता है, व्यापारी का काम करने में निपुण है, तो वो उसे वैश्य कहा जाएगा। और कोई सेवक है, छोटा मोटा काम करने में सक्षम है, तो उसे शूद्र कहा जाता था। अर्थात उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित। तो वर्ण व्यवस्था उस समय आपको ध्यान रखना है कि जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित था। नेक्स्ट जो है कि वस्त्र एवं भोजन उस समय लोग कैसे पहनते थे। तो वस्त्र और भोजन के बारे में उस समय सामाजिक जीवन के तहत ही इसे हम पढ़ते हैं। तो वस्त्र उस समय 3 प्रकार के पहने जाते थे, वास, अधिवास और नीवी। ठीक है, वास, अधिवास और नीवी। वास क्या था? मध्य भाग में, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, तो इसे 3 भाग में आप बांट दीजिए, तो जो मध्य भाग में पहना जाता था उसे वास कहा जाता था। ठीक है, अधिवास चादर ओढ़नी, चादर या ओढ़नी जो होता था उसे अधिवास कहा जाता था।
और नीवी कमर के नीचे वाले वस्त्र को, कमर के नीचे वाले वस्त्र को नीवी कहा जाता था। तो 3 प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे, कौन कौन? वास, अधिवास और नीवी। भोजन की बात किया जाए तो उस समय लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार के भोजन वो लोग करते थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। लेकिन प्रमुख फसल के रूप में यदि पूछा जाए तो यव था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व वैदिक काल में या फिर ऋग वैदिक काल में मुख्य भोजन क्या था? तो यव था। यव पुराना नाम है, वर्तमान में उसको हम लोग जव के नाम से जानते हैं। जव का ही पुराना नाम यव है। नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल में नमक और मछली का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से किसका उल्लेख नहीं मिलता है, और यदि ऑप्शन में नमक और मछली दोनों है तो इसका उल्लेख ऋग वैदिक काल में नहीं मिलता है। यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन को देखेंगे। तो सामाजिक संगठन, उसमें गोत्र और जनमूलक संबंध माना जाता था, गोत्र आधारित था। पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात पुरुष प्रधान था। स्त्रियों की स्थिति भले ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन समाज जो था वो पितृसत्तात्मक ही था। और सबसे छोटी इकाई जो है परिवार को माना जाता था, जिसे उस समय कुल के नाम से जाना जाता है। परिवार सबसे छोटी इकाई थी। कुल, उस समय संयुक्त परिवार का प्रचलन था और परिवार के प्रधान को कुलप कहा जाता था, अर्थात कुल के प्रधान को कुलप कहा जाता था। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि परिवार या फिर कुल के प्रधान को ऋग वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो कुलप कहा जाता था। राइट। तो आपको ध्यान जो रखना है सामाजिक जीवन के आधार पे, वो मुख्य रूप से ध्यान में रखना है कि स्त्रियों की समाज में स्थिति बहुत ही अच्छी थी, सम्मानजनक स्थिति। वर्ण व्यवस्था उस समय लचीली थी, उस समय जाति आधारित न होकर कर्म आधारित था। और परिवार और सामाजिक ढांचे में पितृसत्तात्मक समाज था और कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। अब हम देखेंगे आर्थिक जीवन। ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन किस प्रकार से था, इसको देखेंगे। आर्थिक जीवन में मुख्य रूप से हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, शिल्प एवं उद्योग किस प्रकार के थे, व्यापार एवं विनिमय प्रणाली उस समय क्या था, और कुछ फैक्ट को देखेंगे। तो बारी बारी से हम देखते हैं। अर्थव्यवस्था का ऋग्वैदिक काल में जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था और कृषि था। पशुपालन प्राथमिक व्यवसाय था, जबकि कृषि गौण व्यवसाय था। कृषि का ज़्यादा महत्व नहीं था, पशुपालन का महत्व बहुत ज़्यादा था। अब पशुपालन में भी किसका? गाय का। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। गाय जिसके पास जितना ज़्यादा होता था उसे उतना ही ज़्यादा अमीर समझा जाता है। ऋग्वैदिक काल में जिस व्यक्ति के पास जितनी ही ज़्यादा गायें होती थी उसे उतना ही धनवान, उतना ही अमीर बोला जाता था और समझा जाता था। उसका रीजन भी था कि गाय से उसमें दूध के साथ साथ बछड़ा मिल जाता था। बछिया तो मिलती थी, बछड़े भी मिलते थे। और उस समय बछड़ा बलशाली होता था, मशीन तो थे नहीं, तो बछड़ा से ही तो सारे हार्ड काम होंगे, कृषि का काम हो या फिर कोई चीज़ खींचना हो, कुछ चीज़ का ढुलाई करना है, उसमें बछड़े काम आते थे। अर्थात अभी आप ट्रैक्टर की तुलना बछड़े से कर लीजिए, तो बछड़े से हर चीज़ जुड़ा हुआ था। गाय से दूध मिल जाती थी और बछड़ा जुड़ा हुआ था गाय से, इसलिए गाय को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता था। गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और ऋग्वेद में गाय का 176 टाइम अर्थात 176 बार उल्लेख है। ये हम पिछले क्लास में भी देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में गाय का कितना बार उल्लेख है, तो 176 टाइम्स उल्लेख है। और गाय से जुड़े हुए शब्द थे, गाय इतना इंपॉर्टेंट थे कि उससे अलग अलग शब्द निकले हैं। जैसे अतिथि को गोहना कहा जाता था, धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, संध्या के समय को गोधूली कहा जाता था और गाय को अघन्या कहा जाता था, क्योंकि ना मारे जाने वाली गाय को अघन्या कहते थे। और गाय की खोज को गविष्टि कहा जाता था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि अतिथि को क्या कहा जाता था? गोहना, धनी व्यक्ति को गोमत, संध्या के समय को गोधूली और ना मारी जाने वाली गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था और गाय की खोज को गविष्टि के नाम से जाना जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आई है, आप इसे अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें। कृषि उस समय जो है सेकेंडरी
बिजनेस था, गौण व्यवसाय था। कृषि रीजन उसका उस समय था कि उस समय लोहा का खोज हुआ नहीं था ऋग्वेदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में। तो कृषि करना, जैसे झाड़ काटना है, पेड़ काटना है, कटाई करना है, तो हाथ से कितना लोग करेंगे, इसलिए उस समय गौण था। कृषि उसमें उतना विकसित तरीके से लोग नहीं करते थे। इसके बावजूद भी ऋग्वेद में 24 श्लोक जो है जिसमें कृषि के बारे में बखान मिलता है। और उसमें प्रमुख फसल जो थे वही जो, जिसका पुराना नाम यव था। तो आपको ध्यान रखना है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था और कृषि था, जिसमें पशुपालन प्राइमरी था जबकि कृषि सेकेंडरी था। इस चीज को हम भले ही हिंदी में पढ़ा रहे हैं लेकिन इसका इंग्लिश नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो वहां से आप इंग्लिश नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम पढ़ा रहे हैं हिंदी में लेकिन इसका इंग्लिश नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आर्थिक जीवन से संबंधित शिल्प उद्योग को देखेंगे। तो उसमें प्रमुख शिल्पी के रूप में बढ़ई, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आते थे। और धातु का प्रयोग उसमें अयस, जिसे तांबा या कांसा के नाम से जाना जाता था, तांबा या कांसा को अयस कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तांबा या कांसा को किस नाम से जाना जाता था, तो अयस के नाम से जाना जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है उसको समझते हैं। इसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। सपोज दैट ए और बी कोई वस्तु है, ए के पास चावल है और बी के पास गेहूं है। बी को चाहिए चावल और ए को चाहिए गेहूं। तो ये क्या करेगा, ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास गेहूं है, अर्थात वो बी को ढूंढेगा और बी से गेहूं ले लेगा। और बी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसके पास चावल हो, तो बी गेहूं दे देगा और चावल ले लेगा। इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम कहा जाता था, राइट। तो आपको आर्थिक जीवन में आपको ध्यान जो रखना है, तो सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, शहरीकरण का विकास उस समय नहीं था। आपको ध्यान रखना है सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, जबकि ऋग्वेदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल जो हम लोग पढ़ेंगे, वैदिक काल जो है ये ग्रामीण सभ्यता थी। शहर का उस समय विकास नहीं हुआ था। और गाय आर्थिक समृद्धि का प्रतीक था और सामाजिक प्रतिष्ठा का यह प्रतीक था। कृषि की तुलना में उसमें पशुपालन अधिक विकसित था। तो ये 3 लाइन में आप आर्थिक जीवन को अच्छे से ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, राजनीतिक जीवन किस प्रकार से था। राजनीतिक जीवन में हम देखेंगे सबसे पहले शासन व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक संगठन उस समय कौन कौन से सक्रिय थे, राजा की स्थिति कैसी थी, और कुछ फैक्ट को देखेंगे। शासन व्यवस्था में कबीले का जो प्रधान होता था वो राजा होता था। राजा को राजन कहा जाता था। राजा को क्या कहा जाता था, राजन कहा जाता था, और यह कबीले का प्रधान होता था। प्रशासनिक इकाइयां जो थी वो कुल, ग्राम, विश्व और जन में विभाजित थी। कुल जो है सबसे छोटी इकाई थी और जन उस समय सबसे बड़ी इकाई थी। कुल मिलके, कुल अर्थात परिवार मिलके ग्राम बनता था, ग्राम मिलके विश्व बनता था, और विश्व मिलके जन बनता था। उस समय जनपद का विकास नहीं हुआ था। ध्यान में रखेंगे, ऋग्वेदिक काल में जनपद का विकास नहीं हुआ था। तो कुल मिलके ग्राम बना, ग्राम मिलके विश्व बना, और विश्व मिलके जन मिला। यहाँ पे कुल का जो प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी कहा जाता था, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहा जाता था, जबकि जन के मुखिया को राजन कहा जाता था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके ये विश्व और ग्राम वाले, कि ग्राम और परिवार का पूछा जाता है। परिवार के मुखिया को कुलप, गांव के मुखिया को ग्रामिणी, कबीले के प्रमुख को विश्वपति और जन के प्रमुख को राजन कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक संगठन, तो उसमें प्रमुख संस्थाएं थी सभा, समिति, विदत और गण। ये 4 प्रकार की संस्थाएं उसमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन, सभा, समिति, विदत और गण। सभा जो है वरिष्ठों का सभा होता था, वरिष्ठ लोग इसमें होते थे। और समिति जनसभा को कहा जाता था, लोगों के समूह को। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि संख्या के आधार पे आने की गांव के जो सामान्य लोग थे वो समिति में आते थे, जबकि सभा में बुजुर्ग लोग, बुद्धिमान लोग, धनवान लोग, जिनका समाज में ज़्यादा प्रभुत्व था, वे सारे लोग सभा में थे। तो इनकी संख्या कम होती थी। पावर ज़्यादा होता था, पावर में ज़्यादा था कौन, सभा,
लेकिन इनकी नंबर्स कम होते थे, नंबर्स जो है इनके कम होते थे, जबकि समिति की पावर जो है कम था और नंबर्स इनकी ज्यादा थी। किसकी? समिति की। तो सभा और समिति में क्या अंतर है समझ में आ गया। वरिष्ठों की सभा थी और समिति जनसभा थी, सामान्य लोगों की सभा थी। नेक्स्ट है विदथ। धार्मिक जो सभा होता था उसे विदथ कहते थे और सामूहिक संगठन को गण कहा जाता था। तो ये 4 प्रकार के उसमें संस्थाएं थी, सभा, समिति, विदथ और गण। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ऋग्वैदिक काल में समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो ईशान कहा जाता था। मैं बीच बीच में आपको हिंट करते हुए जा रहा हूं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आराम से हर चीज़ को समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस के साथ पढ़ते जाना है। और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से माइंड मैप में बांट कर आपको बता रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो। अब हम देखेंगे राजा की स्थिति कैसी थी। राजा की स्थिति उस समय सभा और समिति पर निर्भर करता था, अर्थात राजा उस समय उतना पावरफुल नहीं था, उसे सभा और समिति के अनुसार ही निर्णय लेने पड़ते थे। वह निर्भर था सभा और समिति पे, और उस समय जो राजा को कर दिया जाता था उसे बलि कहा जाता था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और यह एक स्वैच्छिक कर था। यह कर स्वैच्छिक था, जिसको इच्छा है दे, जिसको इच्छा नहीं वो मत दे। रीजन था कि उस समय लोग ना कृषि कर पाते थे, ना उद्योग धंधा उतना विकसित था, तो कहाँ से टैक्स देंगे, अपना जीवन ही ढंग से जी ले, यह बहुत है। तो जो कर दिया जाता था स्वैच्छिक कर था और उसे बलि के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में टैक्स सिस्टम को या फिर स्वैच्छिक कर को क्या कहा जाता था, तो उसे बलि कहा जाता था। और राजा की स्थिति किस पर निर्भर थी? सभा और समिति पर। सभा और समिति चाहे तो राजा को हटा भी सकता था, सभा और समिति के निर्णय को मानना होता था राजा को। इनके सहायक अधिकारी होते थे, किनके? राजा के सहायक अधिकारी होते थे कौन कौन? पुरोहित, सेनानी, वृषपति, जिसमें से प्रमुख था पुरोहित। ये मुख्य सलाहकार था, राजा का मुख्य सलाहकार जो होता था वो पुरोहित था। ऋग्वैदिक काल में 2 पुरोहितों का जिक्र मिलता है, एक वशिष्ठ का और विश्वामित्र का। वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी प्रकृति के थे, जबकि विश्वामित्र जो थे उदार थे। और सेनापति के प्रमुख को सेनानी कहा जाता था और पशुधन प्रमुख को वृषपति कहा जाता था। पशुधन अर्थात जितने भी पशु थे उनका जो प्रमुख था उसका कैसे मैनेजमेंट हो, उनके मैनेजर को वृषपति कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजा के सहायक अधिकारी थे कौन कौन? पुरोहित, सेनानी और वृषपति। पुरोहित जो है मुख्य सलाहकार था, सेनानी सेनापति था, वृषपति पशुधन के प्रमुख थे। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का 275 बार उल्लेख है, 275 टाइम्स इसका उल्लेख मिलता है, और उसमें जनपद शब्द नहीं थे क्योंकि जनपद उसमें पाया ही नहीं जाता था। जबकि उत्तर वैदिक काल में जब इसको हम पढ़ेंगे तो जनपद का विकास हो जाता है और जनपद मिलकर महाजनपद बना था, जिसका मगध एक पार्ट था, जिसको हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। क्षेत्रीय राज्य अवधारणा का अभाव था, उसमें अपना कोई अलग राज्य नहीं होता था, सारे लोग जन में ही मिलकर रहते थे और सामूहिक निर्णय प्रणाली उस समय प्रचलित थी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि उस समय जो शासन थी वो कबीलाई संगठन पर आधारित था। सभा और समिति विशेष महत्व था। राजा की शक्ति सीमित थी, जबकि समिति और सभा पर उनका निर्णय डिपेंड करता था, और पुरोहित उच्च अधिकारी होता था और मुख्य सलाहकार होता था राजा का। तो ये आपको फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं धार्मिक जीवन के पर कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन किस प्रकार से था। धार्मिक जीवन में से मुख्य रूप से देखेंगे कि देवताओं की संख्या क्या थी, प्रमुख देवता कौन कौन से थे, और कुछ फैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे देवताओं की स्थिति और संख्या क्या था। तो उसमें टोटल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है वैदिक ग्रंथों में, जिसमें से प्रमुख जो देवता थे वो इंद्र, अग्नि और वरुण को माना जाता है। इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाता था उस समय। और क्यों? क्योंकि कैसे पता चलता है कि वो सर्वश्रेष्ठ देवता थे? क्योंकि उसमें 250 सूक्त इंद्र के बारे में मिलता है, जिनका इंद्र का उपनाम जो है पुरंदर
या फिर वित्तहंता, वृत्तहंता या फिर पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ क्या हुआ? किला को तोड़ने वाला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है, तो किला को तोड़ने वाले को पुरंदर कहा जाता है। और इंद्र का ही उपनाम था वृत्तहंता। सोमापा जो है बादल एवं वर्षा के देवता थे। इन्हें इंद्र का जो सोमापा के भी नाम से जाना जाता था और इसका मतलब हुआ बादल एवं वर्षा के देवता। ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी इंद्र को ही माना जाता था। इसके बाद इंद्र के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट देवता थे वो थे अग्निदेव। इनका 200 सूक्तों में इनका जिक्र मिलता है। इन्हें यज्ञ का देवता माना जाता था, अग्नि को यज्ञ का देवता माना जाता था। साथ ही इन्हें देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ अर्थात मीडिएटर के रूप में माना जाता था कि मानव में और भगवान में जो अग्निदेव हैं वो मीडिएटर थे और ये दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। नेक्स्ट है वरुण। वरुण को जल और समुद्र के देवता और प्रकृति संतुलन के देवता के रूप में माना जाता था और इनका ऋग्वेद में टोटल 176 टाइम्स अर्थात 176 बार उल्लेख है। किसका? वरुण का। तो ऋग्वेदिक काल में 3 महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र सबसे इंपॉर्टेंट, उसके बाद दूसरे दर्जे के अग्निदेव, उसके बाद वरुण थे। इसके अलावे जो कुछ देवता थे जैसे सोम थे। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में वनस्पति के देवता कौन थे? सोम थे। आंधी और तूफान के देवता मरुत थे। प्रगति और उत्थान की देवी उषा को माना जाता था। पशुओं के देवता पूषण कहलाते थे और जंगल की देवी अरण्यानी कहलाते थे और धो आकाश के देवता माने जाते थे। और ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में कि वनस्पति के देवता सोम हुए, क्या हुए? सोम। आंधी और तूफान के देवता मरुत कहलाते थे। प्रगति और उत्थान की देवी क्या कहलाती थी? उषा। जबकि पशुओं के देवता पूषण कहलाते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, ये भी आई है। इसके अलावा जंगल की देवी अरण्यानी कहलाती थी और धो जो थे आकाश के देवता थे। इंद्र, अग्नि और वरुण को ये तीनों को मिला दिया जाए तो ये त्रिमुखी देवता कहलाते थे। अभी जैसे किन्हें बोला जाता है त्रिमुखी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश को। लेकिन ऋग्वेदिक काल में ये त्रिमुखी देवता जो थे इंद्र थे, अग्नि थे और वरुण थे। और प्रमुख जो पेय पदार्थ था उसमें सोम था। इनका धार्मिक महत्व था और यह पवित्र पेय पदार्थ के रूप में माना जाता था। सोम, इसे सोम रस भी आपको कहीं कहीं मिलेगा, सोम रस, ठीक है, या फिर सोम। और देवी देवताओं की पूजा प्रकृति आधारित थी। कब? ऋग्वेदिक काल में। तो हमने ऋग्वेदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल के सारे एस्पेक्ट्स को, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, इसके अलावा उनका क्षेत्र विस्तार क्या था, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है, उनका इतिहास क्या था, किस प्रकार के युद्ध हुए थे उनके बीच में, हर चीज़ को हमने बहुत ही डिटेल से 1 बाय 1 माइंड मैप के माध्यम से डिस्कस की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो सारे क्वेश्चन आपको ऋग्वेदिक काल से संबंधित बनेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे। तो ये तीनों वीडियो मिलाकर आपका वैदिक काल खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। यदि इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।